हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th केमिस्ट्री VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में, जो कि बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो फाइनली फ्रेंड्स, आपके भी बोर्ड एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, इसलिए वीडियो को स्किप ना करें। यदि स्किप करते हैं तो कहीं आपके बोर्ड एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन आ गए तो फिर भाई आप लोग को प्रॉब्लम हो सकता है। तो सारे के सारे क्वेश्चन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन बहुत बार आप लोग को क्वेश्चन में देखने को मिल जाएगा। और ये क्वेश्चन ना टॉपअप है। टॉपअप का कहने का मतलब ये है, ये सारे क्वेश्चन आप लोग से कोई ना कोई पूछ ही देते हैं, तो उस समय आप लोग का मुंह बन जाता है। आज के बाद आप लोग का मुंह बनेगा नहीं, मुंह खुलेगा। कहने का मतलब मुंह खुलेगा, सभी सवाल का जवाब दीजिएगा। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें कि आधुनिक आवर्त सारणी का नियम लिखे। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, हो सकता है आपके भी बोर्ड एग्जाम में पूछ दे, इसलिए इसको आप लोग अच्छी तरह से समझ लें। देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी का नियम प्रतिपादन किसने किया था? हेनरी मोसले महोदय ने। इस बात को आप लोग याद रखेंगे, कौन किया था? आधुनिक आवर्त सारणी का प्रतिपादन हेनरी मोसले महोदय ने किए थे। ठीक है। इस नियम के अनुसार तत्वों को भौतिक और रासायनिक गुण, इस नियम के अनुसार तत्वों को भौतिक और रासायनिक गुण, उनके परमाणु संख्या, आवर्त फलन होते थे। ठीक है। आधुनिक आवर्त, यहाँ पे आवर्त लिखा हुआ, आवर्त सारणी में 7 आवर्त और 18 वर्ग होते थे। बिल्कुल इस बात को याद रखेंगे। कैसे याद रखेंगे? लिखेंगे, इसको पूछ दे आधुनिक आवर्त सारणी का नियम क्या है, तो लिखेंगे आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन हेनरी मोसले महोदय ने किए थे। इस नियम के अनुसार तत्वों को भौतिक और रासायनिक गुण, उनके परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते थे। ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी में 7 आवर्त और 18 वर्ग होते थे। बस इतना आप लोग को याद रखना है। दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, चलिए इसको समझ लेते हैं। ठीक है। यहाँ पे देखिए, हाइड्रोकार्बन क्या है, हाइड्रोकार्बन क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग को आंसर करना है, हाइड्रोजन और कार्बन से बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्या सिंपल सा इसका सटीक आंसर करना है, हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रो से क्या याद रह जाएगा? हाइड्रोजन, और कार्बन तो कार्बन है ही, क्या कहेंगे? हाइड्रोजन और कार्बन से बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और ये मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो भी आप लोग जान लीजिए, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तीसरा नंबर क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा बार पूछा जा चुका है। आप लोग क्वेश्चन बैंक उल्टा के देख लेना मेरे भाई। समजातीय श्रेणी क्या है, इसके उदाहरण दें। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले समजातीय श्रेणी क्या है उसको हम लोग पहले देख लेते हैं। कार्बन यौगिक का वह श्रेणी जिसके सभी सदस्यों में एक अभिक्रियाशील समूह होता है, ठीक है, उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं। क्या याद रखेंगे? कार्बन यौगिक के वह श्रेणी जिसके सभी सदस्य एक ही अभिक्रियाशील समूह होते हैं, उसे हम समजातीय श्रेणी कहते हैं। जैसे अल्कोहल से सभी सदस्य में भी अभिक्रिया समूह OH रहता है। ठीक है। जैसे अल्कोहल में सभी सदस्यों में एक ही अभिक्रियाशील समूह होता है, वो क्या होता है? OH होता है, जिसे एथिल अल्कोहल, प्रोपिल अल्कोहल भी कहा जाता है। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि कह रहा है, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चलन क्यों करता है? अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चलन क्यों करता है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर करना आप लोग को इस तरह से कुछ समझ लिया जाए। पहले, अम्ल जो होता है, अम्ल जल में घुलकर हाइड्रोजन आयनों में टूट जाता है। देखिए, कोई एसिड जो होता है, एसिड आप लोग समझते हैं, एसिड हम क्या बोलते हैं? अम्ल बोलते हैं। एसिड जो है जल में आसानी तरीका से घुलकर हाइड्रोजन आयन में टूट जाता है। ठीक है। जिसके कारण ही अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है। याद क्या रखना है? अम्ल का जलीय विलयन जो होता है विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है। इस तरह से इसका आंसर करेंगे। ये देखिए, यहाँ पे है, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत के चलन क्यों करता है। इस क्वेश्चन को समझ लेंगे।
5वां नंबर क्वेश्चन है जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मेंडलीव के आवर्त सारणी के दोषों को लिखे। चलिए, मेंडलीव के आवर्त सारणी के प्रमुख दोष निम्नलिखित हैं, आपको समझाते हैं। मेंडलीव के जो पहला आवर्त सारणी के दोष है, मेंडलीव के आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का स्थान विवादपूर्ण है। देखिए, मेंडलीव का जो आवर्त सारणी है उसमें हाइड्रोजन का स्थान विवादपूर्ण है, उस पर डिस्कस भी हुआ बहुत बार और उसमें सुधार भी लाया गया। अब देखिए यहाँ पे दूसरा है, मेंडलीव के आवर्त सारणी में अधिक परमाणु वाले तत्व का कम परमाणु भार वाले तत्व से पहले रखा गया। देखिए, अपना अपना जो आवर्त सारणी बनाने का तकनीकी होते हैं। तो मेंडलीव साहब जो थे, मेंडलीव साहब थे, जब आवर्त सारणी में जो आवर्त सारणी बनाए थे, जो अधिक परमाणु वाले तत्व को कम परमाणु भार वाले तत्व से पहले रखा गया था। अगला दोष है, इसको आप लोग जो है नियम भी लिख सकते हैं। मेंडलीव के आवर्त सारणी में स्थानिक के लिए कोई स्थान निर्धारित नहीं थी। ठीक है। 5वां लिखेंगे, मेंडलीव के आवर्त सारणी में समान तत्व को अलग अलग वर्गों में रखा गया। जो समान तत्व होते थे उसको, जो एलिमेंट समान होते थे, इक्वल होते थे, उसको अलग अलग वर्गों में रखा गया। यहाँ पे 5वां दोष इस प्रकार है, मेंडलीव के आवर्त सारणी में 8वां भाग में 3 तत्व एक साथ रखा गया था। मेंडलीव के आवर्त सारणी में 8वें वर्ग में 3 तत्व एक साथ रखा गया था। ठीक है, इस चीज़ को याद रखेंगे। अब यहाँ पे आ जाते हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, विकृत गंधिता क्या है? विकृत गंधिता क्या है, इसको अच्छी तरह समझिए। वसा एवं तेल, वसा और तेल से निर्मित पदार्थ में अपचयन क्रिया द्वारा अरुचिक गंध एवं स्वाद उत्पन्न होता है। देखिए, वसा और तेल से निर्मित जो जैसे भोजन बना, वसा और तेल से मतलब वसा और एवं तेल से बना है। ठीक है, पदार्थ में जो अपचयन क्रिया द्वारा अरुचिक गंध होते हैं, अरुचिक गंध होते हैं और स्वाद भी उत्पन्न होना विकृत गंधित कहलाता है। जो स्वाद उत्पन्न होता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? विकृत गंधित कहते हैं। फिर से इसको समझिए, कैसे कहेंगे? वसा एवं तेल से निर्मित पदार्थ में उपचयन क्रिया द्वारा अरुचिक गंध एवं स्वाद उत्पन्न होना विकृत गंधिता कहलाता है। खाद्य पदार्थ को विकृत गंधिता से बचाने के लिए खाद्य पदार्थ को रेफ्रिजरेटर, जिसको आप लोग फ्रिज बोलिए, BHA अथवा BHI का उपयोग किया जाता है। ऐसे नहीं समझे, देखिए समझाने की कोशिश करते हैं। जब खाना बनता है तो यदि आप उसको ज़्यादा देर तक रखना चाहते हैं, जैसे गर्म खाना बना, आप उसको उसी तरह रखना चाहते हैं, मतलब फ्रेश रखना है, उसमें गंध ना आए, वो ख़राब ना हो, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं? उसको फ्रिज में रख देते हैं। सपोज कीजिए बहुत सारे इंसान ऐसे हैं नींबू को रखते हैं। नींबू जो है हमेशा फ्रेश रहना चाहिए ताकि उससे रस निकले। यदि नींबू को हम रेफ्रिजरेटर या फ्रिज से बाहर निकाल देते हैं, क्या होता है? नींबू धीरे धीरे सूखने लगता है और सूखेगा तो क्या होगा? उसमें रस की जो मात्रा होगी वो कम हो जाएगी। इसलिए नींबू को हम लोग कहाँ रखते हैं? फ्रिज में, वो फ्रेश रहता है। उसी तरह से हम लोग यदि भोजन को रख दें फ्रिज में तो भोजन क्या होगा? खाने लायक रहेगा, उसमें गंध वगैरह नहीं आएगा, वो महकेगा नहीं जल्दी। ठीक है, तो चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन की ओर। 7वां नंबर क्वेश्चन है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या है? तो चलिए समझते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के समय ऊष्मा का अवशोषण होता है। वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के समय ऊष्मा का अवशोषण होता है, उसे ही ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, 8वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 8वां क्वेश्चन है, अभिक्रियाशील समूह क्या है? देखिए, इसको अच्छी तरह समझिए आप लोग। पहले किस तरह समझेंगे देख लीजिए। कहेंगे, किसी भी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित वह समूह जिस पर उस यौगिक के रासायनिक गुण निर्भर करता है। अभिक्रियाशील समूह क्या है? किसी भी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित वह समूह जिस पर उस यौगिक का रासायनिक गुण निर्भर करता है, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे? और अभिक्रियाशील समूह कहेंगे। क्या कहेंगे? अभिक्रियाशील समूह कहेंगे। जैसे हम लोग बात करें अल्कोहल में अभिक्रियाशील समूह क्या हो जाता है? OH रहता है, जिस पर उसका गुण
निर्भर करता है। सिंपल सा आंसर इसका कर लेंगे हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? समझिए इस बात को। क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? पृथ्वी पर बढ़ रहा उष्णता को कम करने के लिए कई देश से जापान में क्योटो शहर में एक सम्मेलन का आयोजन शुरू किया गया, जिसे क्योटो प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी जो उष्णता है, मतलब पृथ्वी जो है बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है, जिसके वजह से आप लोग को अभी की बात करें, अभी बहुत ज़्यादा गर्मी है। इसी वजह से गर्मी है क्योंकि सूर्य की पृथ्वी जो है, यहाँ पे जो आप लोग पृथ्वी पे रहते हैं, यहाँ पे प्रदूषण अधिक फैल रहा है। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की संख्या जो है उसमें वृद्धि हो रही है, जिसके वजह से पृथ्वी जो है गर्म होता है। मतलब पृथ्वी, यहाँ का वातावरण जो है कुछ ज़्यादा प्रदूषित होने लगा। इसके वजह से जो गर्मी है बहुत अधिक करता है। इससे पहले की बात करें, इससे पहले जो है बहुत कम गर्मी करता था, थोड़ा नॉर्मली। अभी बिना पंखा के जीना मुश्किल हो जाता है। तो उसी बात के लिए ये क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? तो पृथ्वी पर बढ़ रही उष्णता को कम करने के लिए एक समूह बनाया गया, सम्मेलन बनाया गया कई देश में, जैसे कि जापान में क्योटो शहर में। क्या था नाम? क्योटो शहर में एक सम्मेलन का आयोजन शुरू किया गया, जिसे क्योटो प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग 9 क्वेश्चन को देखें। यदि वीडियो अच्छी लगी तो यार वीडियो को दबा के लाइक करो। आप लोग लाइक करने में बहुत ज़्यादा कंजूसी कर रहे हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। यदि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं एक नए वीडियो को लेकर, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।